गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिख रहा है या नहीं बताना। दिख रहा है। अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हमने करना है। तो पहले प्रोग्रेशन क्या होता है आपको पता है। मैं जल्दी से इसको रिवाइज करता हूँ, क्लास 10 की बात है। प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है जो एक रूल या पैटर्न को फॉलो करता है, उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर या सीक्वेंस ऑफ एनीथिंग दैट फॉलो ए पैटर्न, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। जैसे मैं बोलूंगा क्या ये प्रोग्रेशन है, जल्दी बताना। ये प्रोग्रेशन है, जल्दी बताओ। हाँ। क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो एक करता है, एक रूल को फॉलो करता है। वो रूल है आर स्क्वायर प्लस वन। इफ यू पुट आर इज इक्वल टू वन, यू विल गेट टू। आर टू पुट करने पे ये मिलेगा, आर थ्री पुट करने पे ये मिलेगा, आर फोर पुट करने पे। ये प्रोग्रेशन है। तो ऐसे कितने तरह के प्रोग्रेशन पॉसिबल है? अगर मैं एक ऐसा प्रोग्रेशन बनाऊं आर क्यूब प्लस वन, वही पॉसिबल है। ऐसा बनाऊं मैं आर स्क्वायर माइनस वन, वही प्रोग्रेशन है। आर क्यूब माइनस टू प्रोग्रेशन है। आर क्यूब प्लस थ्री प्रोग्रेशन है। आर क्यूब प्लस आर प्रोग्रेशन है। ऐसे कितने प्रोग्रेशन पॉसिबल है? बहुत सारे पॉसिबल है, कोई लिमिट नहीं है। तो कोई बोलता है सर तीन तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, एपी जीपी एचपी। अच्छा नहीं, चार तरह के होते हैं, एपी जीपी एचपी और एजीपी। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी, तो चार ही हुआ। ऐसे नहीं होता। और ये भी एक प्रोग्रेशन है, इसका कोई नाम नहीं है। एपीजीपी एचपी की तरह ये भी एक प्रोग्रेशन है, सब के सब प्रोग्रेशन है। तो इफ somebody tell you the type of progression, तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस आर देयर, उसका कोई टाइप नहीं होता। ठीक है, तो प्रोग्रेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे चाहो वैसे प्रोग्रेशन आप बना सकते हैं। तो उसका नंबर ऑफ प्रोग्रेशन ऐसा नहीं होता। हमें कुछ स्पेशल प्रोग्रेशन पढ़ना है जो मैथमेटिक्स में हमने हमारे पहले के लोगों ने पढ़ा है और हम भी पढ़ रहे हैं। उनमें से एक है एपी, फिर है जीपी और एचपी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और बाकी और प्रोग्रेशन को भी हम समीशन वगैरह निकालते ही हैं, कोई बात ही नहीं है उसमें। तो मेरे ख्याल से अगर चैप्टर का नाम प्रोग्रेशन दे देते तो अच्छा होता। सिर्फ अर्थमेटिक क्यों दे रहे हैं? वहां तो जीपी भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, वहां तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है, सब कुछ है। तो फिर अर्थमेटिक नाम क्यों दे रहे हैं? सिर्फ प्रोग्रेशन दे देते। तो अच्छी बात है, हम लोग ये काम अभी से ही शुरू करते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं प्रोग्रेशन। इस चैप्टर का नाम हम लोग दे देते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसमें से हम लोग एक प्रोग्रेशन इस तरीके का पढ़ते हैं जिसका जनरल ऐसे लिखा जाता है, प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। कैसा प्रोग्रेशन है ये, जल्दी बताइए। इसको बोलते हैं एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। यानी कि एपी वो प्रोग्रेशन है जिसमें अ टर्म इज डिफर बाय इट्स प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट नंबर और अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये डिफरेंस डी है, इसके इसका बीच का डिफरेंस डी है। द नेक्स्ट टर्म इज डी मोर देन द प्रीवियस टर्म। हमेशा मोर होना जरूरी नहीं है, लेस भी हो सकता है। यानी कि ऐसा टर्म भी एपी कहलाएगा। ये भी एपी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी कि पहला जो हम एपी में डिफाइन करते हैं वो होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है? हाँ। सेकंड माइनस दो फर्स्ट टर्म, टर्म ये के। कॉमन। ए टू माइनस ए वन कॉमन डिफरेंस होगा। ए थ्री माइनस ए टू, ये कॉमन डिफरेंस होगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? कोई भी टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से माइनस कर दो, ये कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको आप याद रखिए। कोई अगर ऐसा लिख दे कि डी इज इक्वल टू ए टू एन माइनस ए टू एन माइनस वन, उसको भी आप नहीं मारोगे, वो भी सही बोल रहा है। कोई ये लिख दे ए आर माइनस ए आर माइनस वन, ये भी सही बोल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है इनको समझना। तो आप इसको लिख लीजिए। तो फर्स्ट थिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट इज कॉमन डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ये ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और ऐसे कर करके कितने टर्म्स तक पहुंचने हैं आपको? एन टर्म तक पहुंच जाते हैं। तो सपोज करो यहाँ nth टर्म लिखा जा रहा है। सो व्हाट विल बी nth टर्म डिनोटेड बाय tn। nth टर्म को कैसे डिनोट किया गया है? tn से या an से। कैसे भी डिनोट कर सकते हैं?
या कैपिटल Tn से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या होता है, कैन वी हैव अ फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर दिस, a प्लस डी। देखो ये है सेकेंड टर्म, ये है T2, तो यहाँ पे क्या है 1 है, दिस इज T3, तो यहाँ पे 2 है, मतलब इससे एक कम है। फिर T4 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 3d when it is T4, so this is 1 less than this। इस तरीके से Tn क्या होगा, Tn क्या होगा, n से एक कम यहाँ A पे लिख सकते plus हैं हम लोग, n minus 1d। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे भी आपको याद ही रहता है, लेकिन ऐसे आप हमेशा ध्यान रख सकते हो, a प्लस डी कितनी बार ऐड करोगे, a आ गया, अब एक बार d ऐड किया तो सेकंड टर्म मिल गया, दो बार d ऐड किया तो थर्ड टर्म मिल गया, n माइनस 1 बार अगर d ऐड करेंगे तो nth टर्म मिल जाएगा। तो Tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an भी वही हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये तो बस डिनोट करने की बात अलग है, बस nth टर्म तो यही। तो इस तरीके से यू हैव गॉट योर nth टर्म, और कॉमन डिफरेंस निकालने का ये तरीका। चलिए, ये बात यहां तक क्लियर है, ओके। सम ऑफ n टर्म को डिनोट करते हैं Sn से, Sn स्टैंड्स फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP। आपसे मैं पूछूंगा कि S5 माइनस S4 क्या होगा। If I talk about S5 means what, sum of 5 terms, S4 means sum of 4 terms, S3 means sum of 3 terms। So sum of 4 terms, अगर यहाँ हम sum of 4 terms लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको जोड़ रहे हो तो यही है sum of 4 terms। और एक और है a प्लस 4d, तो 5 वाला टर्म मिलेगा। ये है sum of 5 terms यहाँ तक। इसमें से क्या माइनस किया जा रहा है, sum of 4 terms यहाँ तक, इन पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, इन सब में से तो 5 वाला टर्म मिलेगा। इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा। क्या हाँ, बचेगा, a प्लस 4d। a प्लस 4d क्या है, a प्लस 4d फिफ्थ टर्म है, 5th टर्म। T5। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, फिफ्थ। सम ऑफ 5 टर्म माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म। 5th टर्म। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 5 में से 4 घटाया तो पांचवा ही बचा रहेगा ना। पहले 5 में हेलो से पहले 4 घटा दिए तो पांचवा बचा रह जाएगा, तो पहले 5 में से पहले 4 घटा दो तो पांचवा रह जाएगा। उसी हेलो तरीके सर। से पहले n में से हेलो n, सर। बोलो, ओ ठीक है ठीक है। पहले n टर्म्स में से सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स विल गिव यू an, Sn टर्म। या हाँ। फिर tn, कुछ भी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही फायदेमंद है। तो एक ये ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए, काम आएगा सब। ओके, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल पेश करता हूं और वहां पे यू नीड टू फाइंड nth term। Suppose we have given here 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, ऐसे कर करके आप nth तक जा रहे हैं। फाइंड Tn, बताइए nth टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी Tn। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला आपके सामने, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो a इज व्हाट, a इज फर्स्ट टर्म, तो 5 प्लस n 5 माइनस plus 1, n minus 1 into 3। कॉमन डिफरेंस विच इज 3। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 3n प्लस 5 माइनस 3 यानी कि प्लस 2। सो Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 2। तो nth टर्म क्या मिल रहा है, Tn 3n प्लस 2। कोई दूसरा एपी लीजिए, सपोज करो कोई भी एपी ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ये 3, फिर ले लेते हैं यहाँ पे 0, या फिर 1, फिर -1, फिर -4, फिर -6, और ऐसे कर करके हम लोग nth टर्म तक पहुंचते हैं। तो क्या हो जाएगा Tn, तो Tn हो जाएगा 3 plus n minus 1 into कॉमन n minus 1 into -3 -2, -2। कॉमन हाँ। डिफरेंस -2। फर्स्ट 1 -3 से कॉमन डिफरेंस आता है, a2 -a1 से आता है, सेकंड में से पहला माइनस कीजिए तब कॉमन डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आ गया -2n, फिर +2 +3 +5,
यहाँ पे Tn ये आ गया। कोई भी और एपी ले लो, आप सिंपल सा एपी ले लो, ये वाला 1 3 5 7 9, सिंपल सा ऑड वाला, इनका इनका Tn निकालो आप। क्या तो करोगे? फर्स्ट 1 plus n minus 1 into 2. n-1 into 2, तो क्या हो जाएगा? 2n minus 1, ये हो जाएगा। The thing that I want you to notice is कि Tn is equal to 3n plus 2, 2n plus 5, 2n minus 1, ये सब के सब लीनियर है। आप लिखिए nth term of an AP of any AP is always a linear expression। लिखिए nth term of any AP is always a linear expression। हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला यहाँ पे? nth term of any AP is always a linear expression। ये आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिला यहाँ पे, हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होगा, चाहे कोई भी एपी आप उठा लीजिए, nth टर्म इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर nth टर्म गिवन हो, सपोज वी हैव गिवन an या tn 7n plus 5, फाइंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, फाइंड कॉमन डिफरेंस if Tn is equal to 7n plus 5, बताइए। Find common difference if Tn is equal to 7n plus 5, बताओ। Sir, first term is 12 and the D was difference is 7. D is 7, right? Nice. Okay, if Tn is equal to 7n plus 5, D is 7. तो how what तो आपको टाइम क्यों लगा? यहाँ पे Tn क्या है? 3n plus 2, तो D क्या है? यहाँ पे 3 ही तो है। यहाँ पे Tn क्या है? -2n plus 5, तो यहाँ पे D कितना है? -2। यहाँ पे Tn कितना है? 2n minus 1, तो यहाँ पे D कितना है? 2। What you observed is कि Tn के एक्सप्रेशन से कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है। The coefficient of n gives you the common difference। तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखिए आप, कॉमन डिफरेंस C dot D is equal to coefficient of n in Tn और An, यानी कि if Tn is equal to An plus B ऐसा लिखा हो, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस A। ओके, आगे बढ़ते हैं। If Tn is equal to 3n square plus 5n, right? Find common difference, बताइए। 5।
आर यू श्योर? एक बार फिर से ट्राई कर लो। थ्री एन प्लस 5। 3n+5 एक कांस्टेंट नंबर होगा ना, कॉमन डिफरेंस में कॉम्प्लेक्स क्यों होगा? सबसे पहली बात कि भाई साहब ये tn हो ही नहीं सकता। अभी आपने क्या लिखा है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन, तो ये क्वेश्चन आपको कभी देगा ही नहीं। ये आपके अवेयरनेस के लिए कि आप जगे रहो कि tn कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक, tn कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक, tn इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन। तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ NAP, दिस कैन नॉट बी एन टर्म ऑफ NAP। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। लिखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। सम ऑफ n टर्म्स हमने लिखा, सपोज करो हम उसको s से डिनोट करते हैं, SN से, और हमने यहाँ लिखा a, फिर लिखा a प्लस डी, फिर लिखा a प्लस 2d, और ऐसे कर करके लास्ट टर्म क्या लिख सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी। इन सबको ऐड करो, यही तो करना है। ओके, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। वी हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर Sn so that we would be able to find the sum just knowing two values, first terms, and because actually we have to get formula for Sn. This is Sn, this we have to find out। और फिर से मैंने Sn लिखा है in order to get the sum of, देखते हैं प्रोसेस है, इसको रिवर्स कर देते हो। सब कुछ ये जो अपने सीरीज लिखा है, इसको यहाँ से पकड़ो, पूछ को पकड़ के आप इसको उल्टा करके यहाँ पटक दो, तो उल्टा रखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, a प्लस n-1 इंटू डी दिखेगा, फिर a प्लस n-2 इंटू डी दिखेगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में यहाँ पे a हो जाएगा, सिर्फ ऐसे उल्टा लिखा गया है। अब क्या करेंगे आप, इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Sn। और सपोज करो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सपोज क्या करो, कर ही रहे हैं, और a और a कितना हो जाएगा 2a, फिर n-1 इंटू डी रहेगा ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे a प्लस डी में ये ऐड करो, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और d को n-2d से ऐड करो, बताओ n-2d, n-1d, n-2d है ना, -2d है या प्लस d है, तो -1d रह जाएगा। तो एक्चुअली द सम ऑफ दिस टू इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू। सिमिलरली सम ऑफ ऑल द टू टर्म्स इज ऑलवेज सेम। लास्ट टर्म ऐड करके देख लीजिए एक बार, a प्लस a बिकम्स 2a, फिर n-1d रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको, ओ सर आपका बोर्ड का वो राइट साइड थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। ओके मैं देखता हूँ। तो सम ऑफ n टर्म्स आपने देखा कि Sn लिखा मैंने, फिर Sn लिखा मैंने, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो इस तरीके से मुझे 2Sn का एक एक्सप्रेशन दिख गया। अभी क्लियरली दिख रहा है? हाँ सर, पर लेफ्ट साइड नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, अभी लेफ्ट तो कुछ है भी नहीं, 2Sn ही हो गया। अब इनको आप देख सकते हो कि ये जो 2a प्लस n-1 इंटू डी जो मिडिल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो कितनी बार आएगा, जितने टर्म्स n टर्म्स है, तो n टाइम्स इट विल अपीयर n टाइम्स, तो ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल टू n टाइम्स व्हाट, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ब्रैकेट कुछ भी रखो, कुछ कोई ब्रैकेट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 will come down on right hand side and this will become n/2 2a plus n-1 into d. So this is your Sn, ये Sn की वैल्यू होगी। यानी कि जैसे हमें an का एक्सप्रेशन याद रखना है और हमें रहता ही है, उसी तरीके से Sn का एक्सप्रेशन you have obtained। तो Sn is equal to n/2 2a plus n-1 into d। तो ऑब्जर्वेशन की बात करो तो थर्ड ऑब्जर्वेशन ये रख सकते हैं। तीसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना और याद रखना, ये है सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है? क्लियर है, ओके। तो आपके सामने एक एपी रखा जाए और आपको बोला जाए उसका सम बताइए। जैसे आपके सामने एक एपी था ना, ये क्या था, क्या था 3 1 फिर -1, ये एक एपी था।
फिर -3 ऐसे कर करके। इसमें आप बताइए सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा? तो सर 3 1 एंड -1 कैसे भी होगा? कैसे नहीं है, 2 का डिफरेंस देख लो, -2 का। ओ ओ अच्छा अच्छा इसका आप सम फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो एसएन का एक्सप्रेशन है वो आपको पहले से याद ही होगा 10th में। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। दिस प्रोसेस माइट बी हेल्पफुल इन फाइंड समेशन ऑफ एनी अनदर टाइप ऑफ सीरीज। जैसे यहाँ पे आपने एपी का सम फाइंड किया, बड़े मजे से आपने इसको रिवर्स करके ऐड करके आंसर लिख दिया, ये एसएन आ गया। तो ये जो प्रोसेस है दैट माइट बी यूजफुल इन सम अनदर क्वेश्चन, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख देता है। इसमें टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस आपको समझना है। ये उल्टा करके जोड़ने का भी एक ऑप्शन रहता है, हम वैसे भी कर सकते हैं। वो आप जरूर नोट कीजिए और इसको वर्किंग में लाइए, अपने माइंड में बिठाइए। बताइए उसका एस क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स। टू एन प्लस 1 2n प्लस 1 2n। हाँ 2n। अच्छा, 2n प्लस 1 तो उसका शायद वो होना चाहिए ना, nth टर्म। तो आपको सम का फॉर्मूला बताने के लिए कहा गया है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a। वही बिठाया। गलत किया, n/2। अब यहाँ पे 2a मीन्स व्हाट? 2 into 3। n-1 into d means what? -2. d is -2. Now this is n/2, 6 minus 2n plus 2. So it will be -2n plus 8. The answer is minus of n square plus 4n. ये है सम, माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस 4n। एक और एपी देखिए, 1 3 5 7, ये करना था ना, इसका सम फाइंड करते हैं। Sn is equal to n/2, तो n/2 twice of a, twice of first term, plus n-1 into d, d is 2. And in this way if you find sum, what you get is Sn is equal to n/2 2n plus 2 minus 2। तो क्या हो जाएगा? 2n plus 2 minus 2 यानी 2n। and Sn eventually becomes n square। यहाँ भी Sn माइनस n स्क्वायर प्लस 4n आ रहा है, यहाँ भी Sn n स्क्वायर आ रहा है। कोई भी दूसरा एपी, तीसरा एपी आप फाइंड कीजिए, उसमें आप सम फाइंड कीजिए। क्या किया था हमने? शायद यहाँ 5 लिया था, 8 11 13 ऐसे लिया था शायद। इसका सम फाइंड कीजिए। इसका Sn क्या होगा? n/2 2a plus n-1 into d, n/2 2a plus 3n minus 3, n/2 10 minus 3 कितना होगा? 7, 3/2 n square plus 7n/2। ये है Sn और ये भी है Sn और ये भी है Sn। What you can observe in all of them? बताइए। all have n square. Quadratic expression. Sn cannot be other than a quadratic. Sn is always a quadratic. ये आपको ऑब्जर्वेशन मिला है अभी, उसको नोट कीजिए। ये भी क्वाड्रेटिक है। कोई भी सम आप निकाल के अपने मन से कोई एपी ले लो, उसका सम फाइंड करो, आपको हमेशा क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। सम ऑफ n टर्म्स इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक, हमेशा क्वाड्रेटिक हो। तो वो ऑब्जर्वेशन भी आप लिख लीजिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जो सम ऑफ n टर्म्स होगा, Sn is always a quadratic। ठीक है, ये आपने नोटिस किया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Sn के एक्सप्रेशन में you have 3/2 n square, right? Can you tell me what is the common difference? Common difference is 3 and coefficient of n square is 3/2. Just hold on.
Common difference is here -2. -2 हाँ. Coefficient of n square is -1. So can't you see some relation between coefficient of n square and the common हाँ. difference of that AP? तो d/2. Yes, the coefficient of n square में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है. कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर में आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है. सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? इफ Sn is equal to an square plus b, then common difference is equal to twice of a. कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फर्स्ट टर्म से आप कंफ्यूज कर जाइएगा. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ p ले लो ना सबसे अच्छा, pn स्क्वायर प्लस q, 2p. ठीक है, यहां तक नोटिस कर लिया, नोट कर लिया. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन लिखिए. इफ सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 7n plus 8, find the common difference. If sum of n terms is equal to 7n plus 8, find the common difference. सर ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है. Sn तो क्वाड्रेटिक होगा. Very good. Sn cannot be a linear expression. Xn will always be a quadratic. हमेशा क्वाड्रेटिक होगा. जब ये बात ही नहीं है तो ये क्वेश्चन खारिज किया जाता है. इस केस को कोर्ट नहीं सुनेगी. देखिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. वैसे एपी की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे किसी भी एपी में सम ऑफ लिखिए, sum of terms equidistant from an AP, sum of terms equidistant from a term. लिखिए sum of terms, फोर्थ फिफ्थ लिख लो यहाँ पे, और क्या, sum of terms equidistant from a term in an AP is constant. Sum of terms equidistant from a term in an AP is constant. What am I trying to say is, यहाँ पे मैं एलोबरेट करता हूँ, ध्यान से समझना. इसको पहले लिख देता हूँ. सपोज करो मैंने एक टर्म पकड़ा है AR, तो AR इज इक्वल टू ये होगा सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, यानी कि AR माइनस K प्लस AR प्लस K इज इक्वल टू कांस्टेंट हमेशा. जैसे हमने लिया था यहाँ पे, कुछ भी हमने लिया था ना, 5, 8, 11, फिर 14, फिर 17, फिर 20, फिर 23, फिर 26, 29. कितने टर्म्स हो गए? 9 टर्म्स हो गए. सपोज करो यहाँ से अपने 17 को अपने चूज किया, ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, यानी कि यहाँ से 3 पीछे चले जाओ, क्या मिला? 8. फिर यहाँ से 3 आगे चले जाओ, 1 2 तीसरा, 1 2 तीसरा, ये वाला 26. अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 34. अच्छा, अब यहां से फोर्थ तक पहुंचो, कितना आया? 5. इसके फोर्थ पे जाओ, इक्विडिस्टेंट, यानी कि यहां से इक्विडिस्टेंट यही है और यही तो है. यहां से आप फोर्थ टर्म पीछे जाओगे तो 5 मिलेगा, और 4 टर्म आगे जाओगे तो फोर्थ टर्म विल बी 29. इनको ऐड कीजिए, कितना होगा? 34 ही होगा. अब यहाँ पे आइए सेकंड, और यहाँ भी सेकंड, दोनों को ऐड कीजिए. 11 प्लस 23 क्या हो जाएगा? 34 ही हो जाएगा. इनको ऐड कीजिए 14 एंड 20 को, 34 ही आ जाएगा. आप समझ पा रहे हैं? सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ टर्म ऑफ एन AP इज कांस्टेंट इज इक्वल टू, फिर इसके बाद बढ़ा के लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू
which is equal to sum of first term and last term, which is equal to sum of first term and the last term, which is equal to sum of first term and the last term. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम ऑफ एपी का जो अब हमने अभी एक्सप्रेशन देखा है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे Sn लिखा फिर से n बाई 2, 2a को ब्रेक कीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये a को a ही रहने दो और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या बनाओगे आप, इसको बना दो आप tn। tn विल बी लास्ट टर्म, tn को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कैन बी एनी वन, कैन बी एनी टर्म, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ n बाई 2 ar माइनस के प्लस ar प्लस के। आप समझ पा रहे हो, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक जो यहाँ पे लिखा आपने सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एपी इज कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आप ये लिख लीजिए कि a1 प्लस an इज इक्वल टू a2 प्लस an माइनस 1, ऐसे कर करके वही आप लिख पा रहे हैं यहाँ पे ar माइनस के इज प्लस ar प्लस के n बाई 2। यानी कि अगली बार अगर आपको इसका सम चाहिए, जो सीरीज अभी सामने रखा हुआ है a5 18 17 ये जो भी है, इसका आपको सम चाहिए, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो है कि नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, ये फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 9 बाई 2, फर्स्ट टर्म 5 लास्ट टर्म 29। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को रिप्लेस करके थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज क्वेश्चन करने में आता है, समझ पा रहे हो, इसको ध्यान से रखना, ध्यान में रखना। जैसे मान लो हमारे पास 30 टर्म्स गिवन है, यहां से लेके मेरे पास 30 टर्म्स गिवन है, a1 a2 ऐसे कर करके a30 तक गिवन है। तो सम ऑफ 30 टर्म्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ 30 टर्म्स को लिख सकते हैं 30 बाई 2, फिर लिख सकते हैं a5 प्लस a25। वाओ, ये क्या है सर, सपोज करो आपको दे दिया गया है कि फिफ्थ टर्म एपी का ये है, 25th टर्म एपी का ये है, और आप इसका सम बताइए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अभी तक जो करते आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म बताएंगे, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फिफ्थ टर्म गिवन है, 25th टर्म गिवन है, और S30 टर्म है, यानी कि इनका सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। नंबर ऑफ टर्म्स पता है, सीधा आपने फटाफट आंसर बताया जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आपको इतने सारे ऑब्जर्वेशन मिले, सबको नोट करके रखिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, इन सबको हटा। शुरू करते हैं, अच्छे क्वेश्चन शुरू करते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन तो क्लास 10 में कर ही चुके हो। लिखिए, लेट क्लास 10 में ये चैप्टर नहीं था, अभी अभी ही। कोई बात नहीं, फिर भी आप ना जितना मैंने बताया उधर से ही दे रहा हूँ। लेट a1 a2 an are in AP such that a1 plus a2 plus
AP by A1 plus A2 plus AQ is equal to P cube by Q cube, and P is not equal to Q. Then find A6 by A21. चलिए बताइए। ओ सर 6Q by 21Q। 6Q by 21Q, मुझे तो नहीं लगता, ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है। 6 और 21 में कॉमन निकालो ना फिर और काटो। देखिए देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सम ऑफ पी टर्म्स है ना ऊपर लिखा हुआ, इनडायरेक्टली तो वो सम ऑफ पी टर्म्स है, अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सम ऑफ पी टर्म्स ही तो है। सम ऑफ पी टर्म्स क्या होना चाहिए? p/2 ट्वाइस ऑफ a1 प्लस p-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम ही होगा ना, क्योंकि ये भी a1 a2 है, ये भी a1 a2 है, तो कॉमन डिफरेंस को t मान लीजिए, दोनों के लिए सेम होगा कॉमन डिफरेंस। नीचे लिखो q/2 फिर 2a1 प्लस q-1 इंटू d, दिस इज इक्वल टू p क्यूब बाई q क्यूब। यहां से p एक कैंसिल होके p स्क्वायर और यहाँ पे q स्क्वायर रह जाएगा। तो मेरे सामने अब क्या दिख रहा है? ट्वाइस ऑफ a1 प्लस p-1 इंटू d बाई ट्वाइस ऑफ a1 प्लस q-1 इंटू d, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब क्या करना है सोचो। अब यहां से ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं, that we have to change into a6 and a21. How you can make it a6? a6 के लिए यहाँ पे 6 minus 1 होना चाहिए और a21 के लिए यहाँ पे 21 minus 1 होना चाहिए, और d तो ठीक है, और यहाँ पे 2 थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो क्या करें सोचो, p और q की क्या वैल्यू होगी? सोचो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन निकाल के, आप a अकेला चाहिए ना, क्योंकि a से यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखो आप, तो a6 by a21 का क्या मतलब है? a1 प्लस 5d और ये है a1 प्लस 20d। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? 5d कैसे? a1 प्लस n-1 इंटू d होता है ना, तो यहाँ पे a1 प्लस 6 - 1 इंटू d, तो ऐसे
तो यहाँ पे आपको A1 अकेला चाहिए ना, अकेला चाहिए कि तो 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। When you take 2 common, 2 out of it, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, p माइनस 1/2 5 के इक्वल होना चाहिए, तो लिखो। और p माइनस 1/2 5 होगा तो p क्या होगा, वही वाला p आपको चाहिए। तो यहाँ पे फिर से देखिए, if p माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5, तो p कितना हो जाएगा 11, देख लो। एंड q माइनस 1/2 इज इक्वल टू 20, तो q क्या हो जाएगा 41। तो यहां से p और q की वैल्यू मिल गई आपको। अब ये p 11 और 41 इसमें पुट करो, पुट p is equal to 11 and q is equal to 41 in 1, इसमें पुट करो तो क्या मिल जाएगा, a1 प्लस p माइनस 1/2 इंटू डी, यहाँ पे पुट करोगे तो 11 माइनस 1/2, यानी कि इधर से ही आया है तो ये 100%, ये कितना हो जाएगा p माइनस 1/2 5 ही आएगा ना। अरे p11 आया किससे, इससे, तो जब p11 रखेंगे तो p माइनस 1/2 तो 5 ही रहेगा। हाँ हाँ। सिमिलरली जब q41 आया तो कब आया, जब q माइनस 1/2 20 था, तो यानी कि q माइनस 1/2 कितना होने वाला है 20 होने वाला है। 20। अब p और q क्या लिया था हमने, 11 लिया था और 41 लिया था, यहाँ पे थी तो 11 स्क्वायर बाई 41 स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर जो भी होता है लिखो 121, और 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681, हो गया यही आंसर। इस क्वेश्चन को आगे भी थोड़े और भी एनालाइज किया जा सकता है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे और भी एनालाइज करके बताता हूँ। ये AIEEE क्वेश्चन है पहले, हो गया। जैसे यहाँ पे बताया गया कि फाइंड A6 by A21, so instead of finding this they can ask you AM by AN where M and N are not equal, या फिर AP by AQ, ये बोल सकते हैं AP और AQ का रेशियो बताइए। यहाँ पे तो सम ऑफ P by सम ऑफ Q गिवन है ना, ये क्या गिवन है SP by SQ गिवन है, PQ by QQ। अब AP by AQ क्या होगा, यानी कि अगर मेरे को सम ऑफ टर्म्स का रेशियो गिवन था तो मैं क्या PH टर्म और QH टर्म का रेशियो बता सकता हूँ, ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक तो सेम रहेगा सॉल्यूशन, उसके बाद आपको यहाँ पे 5 ना रह के यहाँ पे P रखना है, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे 5 नहीं रखना है, यहाँ पे P रखना है, यानी कि यहाँ पे आपको P को किसी से रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको p माइनस 1/2 चाहिए, तो p को अगर आप 2p माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हो, मैंने क्या बोला, p को अगर आप 2p माइनस 1 से रिप्लेस करते हो तो क्या होता है, करो करो, यहाँ पे ये है a1 प्लस p माइनस 1 इंटू 2d, 2p माइनस 2/2d, और नीचे भी वही हो जाएगा a1 प्लस 2q माइनस 2/2 इंटू डी। कैसे हुआ, q को क्या किससे बना दिया, q को क्या बना दिया, q को बना दिया 2q माइनस 1, और p को बना दिया 2p माइनस 1। कर सकते हैं ऐसा, दोनों तरफ p और q कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो दोनों तरफ मैंने p को 2p माइनस 1 से और q को 2q माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, इधर भी वही करेंगे। तो ऐसा करते ही हमारे को ये मिला a1 प्लस दिस थिंग बाई a1 प्लस दिस थिंग। तो ऐसा लेफ्ट साइड में किया तो राइट में भी करना पड़ेगा ना, 2p माइनस 1 स्क्वायर बाई 2q माइनस 1 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म जो आप यहाँ पे लिखने वाले हो वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा AP, देख लो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिखेगा
A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी, तो इसको A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी को क्या लिख देंगे, AP, फिर A1 प्लस 2 बाहर, Q माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, AQ, AP बाई AQ क्या हो जाएगा, 2P माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2Q माइनस 1 का स्क्वायर। तो यू गॉट द एक्सप्रेशन फॉर AP बाई AQ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप चाहो A6 और A21 फाइंड करना, यू गॉट AP बाई AQ, AP बाई AQ आपको मिला 2P माइनस 1 बाई 2Q माइनस 1 का स्क्वायर मिला, बड़े मजे से। अब क्या करना है, अब मैं चाहता हूं आपको कि A6 बाई A21 फाइंड कर लो। आप क्या करेंगे, P को अब करेंगे, हो सकता है पहले ये किया, यहां तक पहुंच गए, अब यहाँ पे आप लिखोगे तो सेम आंसर पाओगे। तो 2 इंटू 6 माइनस 1 बाई 2 इंटू 21 माइनस 1, दोनों का स्क्वायर, 12 माइनस 1 स्क्वायर 11 स्क्वायर एंड 42 माइनस 41 41 स्क्वायर। सो सेम आ गया जो पहले आया था। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, जेई में एक बार नहीं, मोर देन वन टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस कॉन्सेप्ट। इसके बाद एसपी के रेशियो को कैसे एपी के रेशियो में कन्वर्ट करना है, ये कैसे इसको रिप्लेस करना है 2p माइनस 1 से। इवन बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड नहीं मतलब 10th में भी कहीं इसका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और 11th में बिल्कुल पूछा जा सकता है इसको। तो ये क्वेश्चन हर दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से नोट कीजिए। इसका मतलब वो शाम का रेशियो एंड टर्म का रेशियो सेम होगा हमेशा। वो तो क्यूब है, वो स्क्वायर है, समझे। सम ऑफ पी टर्म्स किसी भी एपी का, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल सकता है, किसी भी एपी का जो सम ऑफ पी टर्म्स है, अगर उनका रेशियो पी क्यूब बाई क्यू क्यूब है, अगर ऐसा है, तो उनका जो एपी बाई ए क्यू होगा वो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर होगा। इफ दिस देन दिस, बट इतनी याद करने की क्या जरूरत है, अगर ये ना दिया हो तो कुछ और होगा, कुछ और होगा तो फिर अलग बन जाएगा ना कंडीशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन को इतना क्यों याद करना। एपी के दूसरे सम की तरफ आते हैं। लिखिए, इफ 1 by a1 1 by a2 1 by a3 1 by an are in AP, then the expression a1 a2 plus a2 a3 plus dot 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 plus an minus 1 an is equal to बताइए क्या होगा सम। द आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ a1 and an। मैं लिख ही देता हूं ऑप्शन ए बी सी डी, n minus 1 a1 minus an, ऑप्शन बी n times a1 an,
ऑप्शन सी n-1 a1 an, ऑप्शन डी n times a1 minus a. लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन को देखते हैं। जिन्होंने 10th में पढ़ा है वो उन्होंने ये क्वेश्चन भी देखा होगा। 10th में भी कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करके आते हैं। नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। ये एपी एचपीपी में है, इसका मतलब कि अगर मैं लिखूं डी, तो डी कैन बी 1/A2 माइनस 1/A1। जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और लिखा जा सकता है कि जो लास्ट टर्म है दिस इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है लास्ट टर्म? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। यहाँ से मैं लिखूंगा 1/an, या यहीं पे लिखो 1/an माइनस 1/A1 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। अच्छा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? A1 माइनस an बाई A1 an इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। ये तुम्हारा डी बन जाएगा यहाँ से ना, डी बन के आ गया। डी की वैल्यू तुम्हें पता है अब। हाँ ठीक है, अब मेरे को ये चाहिए A1 A2 A1 A2 A3। ठीक है, देखिए क्या होता है। A1 A2 आपको यहाँ से मिलता हुआ दिख सकता है। देखो D इज इक्वल टू A1 माइनस A2 बाई A1 A2, राइट? सो A1 A2 कैन बी A1 माइनस A2 बाई D, राइट? A1 A2 क्या लिख सकते हैं? A1 माइनस A2 बाई D। अच्छा, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहा हूँ A1 A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ के बाद? A1 माइनस A2 बाई D। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? A1 माइनस A2 बाई D। अच्छा, यहाँ A1 A2 था। अच्छा, A2 A3 के लिए क्या लिख सकते हैं? सेम चीज थिंग इज ट्रू, लाइक इफ यू राइट D in terms of A2 and A3, so you would write like this। और इसके बाद फिर से ये क्या बनेगा? ये बनेगा A2
माइनस A3/A2A3। तो यहाँ से फिर से A2A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A2A3 की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A3/D अपने आप। ये क्या हो जाएगा? A2 माइनस A3/D। ये किसकी वैल्यू हो गई? A2A3 की। क्या देख पा रहे हो आप? A1 A2 के लिए लिखा A1 माइनस A2/D, A2 A3 के लिए A2 माइनस A3/D। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखने वाले हो आप? नेक्स्ट A3 माइनस A2/D। फिर आगे ऐसे करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे आप? ये n वाले तक। तो क्या लिखेंगे? an माइनस n-1/d। तो उस एक्सप्रेशन को आपने ये पूरा लिख दिया। तो इसके बाद आप क्या देख पा रहे हो कि d हर जगह कॉमन है, यू कैन टेक इट आउट, और आपके पास क्या बच जाएगा? a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a3 माइनस a2 प्लस डॉट 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 प्लस तो A1 an प्लस AN। माइनस an माइनस 1। तो यहाँ से A2 A2 A3 A3 सब के सब कैंसिल। ठीक है, यहाँ A4 तो नहीं है। A2 माइनस A3 A3 माइनस A4 सारे कैंसिल हो जाएंगे। सारे में से क्या बचा रह जाएगा वो सोचो। an बचा रह जाएगा। AN हाँ, and A1। A1 and an, राइट। 1/d A1 प्लस an बचा रह जाएगा। प्लस रहेगा माइनस रहेगा? देखो, अगर मैं 3 तक काउंट करता हूँ तो क्या क्या बचा रह जाता है? 2 कैंसिल रहता है और A1 माइनस प्लस A3 ही रहता है। रहेगा। माइनस रहेगा ना, माइनस A3 रह रहा है, और यहाँ पे A2 माइनस A3 हो रहा है। यहाँ पे ये गलत हुआ, यहाँ पे an माइनस 1 माइनस an होगा। देखो, A1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, n माइनस 1 माइनस n होगा। तो यहाँ पे माइनस an होगा। क्लियर है या नहीं है? an माइनस 1 माइनस an है ना यहाँ पे। हाँ पहले स्मॉलर टर्म आ रहा है। तो वी हैव दिस नाउ। अब हमने यहाँ पे पहले से फाइंड करके रखा हुआ है किसकी वैल्यू? A1 माइनस an की वैल्यू। या फिर आपने नहीं भी किया है तो आप देख पा रहे हो A1 और an कहाँ पे आ सकता है? जब आप nth टर्म निकालोगे वहीं पे ये सारा कुछ आ सकता है। तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो A1 माइनस an की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे। A1 माइनस an की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 इंटू d इंटू A1 इंटू an। अब ये d से d कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा? n माइनस 1 A1 माइनस an। नहीं, ये देख लो, n माइनस 1 A1 इंटू an। क्या आंसर आ जाएगा? n माइनस 1 A1 इंटू an। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। कर ली। ओके, वापस आते हैं। लिखिए क्वेश्चन। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n. The sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n. 3n square plus 5n. The number of terms which equals 164 is. Then the number of term, नहीं ऐसे लिखो, देखिए फिर से बोल रहा हूं मैं। If sum of n terms of an AP is ये Sn है, 3n square plus 5n, then which term is equal to 164? Then which term is equal to 164?
कौन सा टर्म 164 के इक्वल है? देन विच टर्म इज इक्वल टू 164? बताइए। सर हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। कौन सा टर्म 164 के इक्वल है? तो आप सबसे पहले मानेंगे nth टर्म इज इक्वल टू 164। सर इसमें कोई गड़बड़ है लगता है, क्यों? क्योंकि सर मैंने तो पहले फर्स्ट टर्म निकाला S1 करके, फिर S2 करके 22 निकला, उससे फर्स्ट टर्म माइनस किया तो D निकला कॉमन डिफरेंस। तो उसके बाद n पुट किया तो n टर्म में पुट किया तो 156 बाई मैं समझ गया आप कहीं फंस रहे हो, और मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ टेढ़े में, यहाँ Sn गिवन है, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। आज की क्लास करने के बाद लोगों को पता हो गया होगा कि Sn देखने के बाद ही हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर का ट्वाइस होता है। तो वी हैव आवर कॉमन डिफरेंस 6। अच्छा, अगर आपको Sn गिवन है, यानी सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, तो वहां से आप सम ऑफ 5 टर्म्स फाइंड कर सकते हो, सम ऑफ 6 टर्म फाइंड कर सकते हो। सम ऑफ एक टर्म का क्या मतलब होगा? जब हम बात करते हैं सम ऑफ 5 टर्म्स, तो हम क्या बोलेंगे? A1 A2 से लेके A5 तक का सम। सम ऑफ 3 टर्म्स की बात करेंगे तो क्या होगा? सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा? और सम ऑफ 1 टर्म क्या होगा? है ना, सम ऑफ 1 टर्म इज इटसेल्फ S1 इज इक्वल टू A1। सम ऑफ 1 टर्म का मतलब वो खुद ही एक ही टर्म है बस। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, which can be put substituting n by 1। ये हो जाएगा 3 + 5 8। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया? हमारे को मिल गया S1, हमारे को मिल गया कॉमन डिफरेंस, और हमें क्या चाहिए कि कौन सा टर्म 164 के इक्वल है। तो हम मान लेते हैं nth टर्म 164 के इक्वल है, मान लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे an इज इक्वल टू 164। अब nth टर्म का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी हमें। a इज S1 ही a है, फर्स्ट टर्म है, और a कितना है? 8 है। n we have to find 25। out, common difference is 6, this is 164। यहाँ से हमें n मिल सकता है, so n minus 1 n can do is equal to 25। 156 by 6, 8 माइनस किया by 6 प्लस 1, तो n माइनस 1 की वैल्यू इतनी हो गई 26। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 प्लस 1 यानी 27। So 27th term will be our answer. 27th term will be 164। मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि Sn गिवन हो तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। While solving क्वेश्चन हमें इसको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए उसमें n की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। सपोज हम कॉमन डिफरेंस ऐसे फाइंड नहीं करते तो कैसे करते हैं? सोचो।
अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐसे फाइंड नहीं करते तो एक और तरीका था, हमने फाइंड कर लिया S1, यानी कि इसमें 1 पुट कर दिया जिसकी वैल्यू आ गई 8, जो हमने बोल दिया कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है, या A1 है। फिर हम फाइंड करते S2, S2 तो S2 के लिए वी हैव टू प्लेस n by 2, तो ये मिल जाता तुम्हें 12 plus 10 22 मिलता। S2 का मतलब क्या होता है, A1 plus S1 A2। प्लस A2 हाँ तो अब आपके A1 पास दो एक्सप्रेशन है, A1 plus A2 is equal to 22 and A1 is equal to what, A1 is equal to 8। 8 तो अब यहाँ से आपको क्या मिलता, सब्ट्रैक्ट करने के बाद A2 A2 मिलता, और A2 की वैल्यू कितनी हो जाती, 16 14, A2 की वैल्यू मिल जाती 14। चलिए अब आपके पास A1 गिवन है 8 और अब A2 मिला 14। अब आप कॉमन डिफरेंस निकालते A2 माइनस A1 करके, तो 14 14 माइनस माइनस 8 करते और अब जाके 6 आता। ये प्रोसेस था पूरा। Instead of doing this, what we have done here is just twice of coefficient of n square gives you common difference। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए ये हो गया। देखिए, find the sum of n terms, find the sum of n terms of the series। देखिए कोई सीरीज है, उसमें n टर्म्स को जोड़ने को कहा जा रहा है, जोड़ दीजिए आप। कौन सा सीरीज है सर, बताइए तो सही। बताते हैं, अभी बताते हैं। सम ऑफ n टर्म्स, अच्छा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज लिखता हूं पूरा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज log a प्लस log a स्क्वायर बाई b प्लस log a क्यूब बाई b स्क्वायर प्लस इज। बताइए, ऑप्शन नहीं दे रहा, बस ऐसे ही बताओ। सर n/2 इंटू n log a/b प्लस log b। n स्क्वायर कहीं नहीं आया सम में। ना सर n/2 बाहर में है। अच्छा अच्छा, अब हो सकता है। देखिए सबसे पहले मैं तो ऐसे करूंगा, इसको और ब्रेक करूंगा मैं। ये log a है और ये है log ऑफ a स्क्वायर प्लस log ऑफ a क्यूब, ये सारे प्लस वाले एक साथ। फिर माइनस करूंगा यहाँ से a स्क्वायर बाई b से हमें मिल सकता है log b, यहाँ से log b स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे। तो इस तरह से हमें दो सम मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक वो वाला, दोनों को ऐड करना है बस। ये सीरीज n टर्म्स तक जाएगा, तो यानी कि ये जो a पे पावर 1 है, ये कहाँ तक जाएगा, log a पे पावर n तक जाएगा।
और बी वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए से एक पावर कम दिख रहा है आपको हमेशा, तो ये वाला लास्ट टर्म यहाँ पे जाएगा डॉट डॉट करके, लास्ट टर्म आ जाएगा log b रेज़ टू दी n माइनस 1। ये कंप्लीट। अब आगे देखिए, अब तो आप तो एपी पढ़ रहे हो, यहाँ पे एपी जैसा कुछ दिख नहीं रहा। लॉग में क्या है एपी, देखो ध्यान से, log a, अब ये a स्क्वायर है तो ये पावर जंप होके आगे आ जाता है, प्राइस ऑफ log a, एंड सिमिलरली द लास्ट टर्म n टाइम्स log a, ये ऐड कर लिया। इसमें माइनस क्या करना है आपको, b वाला, तो यहाँ भी वही हर सिचुएशन, log b प्लस ट्वाइस ऑफ log b प्लस n माइनस 1 टाइम्स log b। अब यू कैन सी 2 log a माइनस log a, या फिर यहाँ पे हर जगह आपको एक कॉमन डिफरेंस दिखेगा log a का, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिखेगा log b का, यानी कि दिस ऑल थिंग्स आर इन AP, तो दोनों के दोनों सीरीज AP में है। तो इससे भी आसान क्या होगा, log को हम अलग ही कर देते हैं, log a को हमने सब में से बाहर किया, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, माइनस log b बाहर कर दिया और फिर ऐड किया 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। बस अब इसके आगे आप बस 1 2 3 ऐड करना है, log a लिखा, फिर 1 2 3 इसको ऐड कीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 का है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो सम ऑफ AP क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है आंसर। फिर यहाँ से वापस आइए, log b लिख के फिर लिखिए नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n माइनस 1 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से जो मिल रहा है देखिए क्या आ रहा है, n बाई 2, यहाँ पे भी क्या है, ये n बाई 2 है और यहाँ भी n बाई 2 है, तो दोनों में से n बाई 2 बाहर ले लिया। अब जो बच गया वो लिखो, यहाँ पे n माइनस 1 है और यहाँ पे n प्लस 1 है, तो n माइनस 1 log a, n बाई 2 तो बाहर ही है, माइनस n माइनस 1 log b, एक में n प्लस 1 है ना, यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे n माइनस 1। अब क्या होगा, n log a, n log b, log a माइनस log b, देखते हैं क्या होता है। n बाई 2 बाहर ही रहने दो, फिर n log a माइनस n log b, क्या लिख सकते हैं, n log a बाई b, फिर यहाँ पे 1 log a माइनस log a प्लस log b, वाओ, log a b, ये हो गया। इसके आगे एक स्टेप लिखना हो तो n स्क्वायर बाई 2 log a बाई b प्लस n बाई 2 log a b, यही है फाइनल आंसर। यहाँ भी n स्क्वायर आ ही गया, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स में क्वाड्रेटिक होना ही चाहिए, होना ही है हमेशा, तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको n में। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज व्हिच इज इन AP इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक, यहाँ भी प्रूफ हो रहा है एक बार फिर से। तो ऐसे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर। हाँ ओ सर, एक बात पूछो। एक बात पूछो। ओ सर, सर KVPI के लिए कोई बुक अच्छी हो गई, कौन सी बुक? बुक से अच्छा है सिलेबस को पकड़ो, लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लो बस, और क्या, और कौन गाइड कर सकता है तुम्हें। कोई भी टीचर अगर बोलता है कि KVPI के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो और तुम्हें दिख रहा है कि KVPI के लास्ट 5 इयर्स में ये सारे क्वेश्चन आए हैं, किस पे बिलीव करोगे? जो आया है उस पे ही 100% बिलीव करोगे ना, वो तो टीचर गेस कर रहा है कि आपको ऐसे करने पे क्लियर हो जाए।
ही आपका प्रिपरेशन मटेरियल बना लो, वो बेस्ट होता है। सर कैसे प्रिपरेशन लो इसके लिए? सबसे पहले आप जो जो सिलेबस है उसका तो आपकी सिलेबस तो जेई का तो उसमें कंबाइंड हो ही जाता है, तो जो चल रहा है आपकी क्लास में उसको अच्छे से पढ़ो। केपीआई का क्वेश्चन बैंक उठा के अच्छे से पढ़ डालो पहले कि क्या लेवल आता है, कैसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए क्वेश्चन बैंक। जो चैप्टर आप कर चुके हो उसके क्वेश्चन पकड़ो, हो पा रहा है कि नहीं आपसे। फिर धीरे धीरे एनालाइज करो पहले, उसके बाद बुक क्या फॉलो करना है। बुक तो मैंने बोली थी, सिंगेज का बुक फॉलो कर सकते हो, सिंगेज मैथमेटिक्स का बुक फॉलो कर सकते हो, ये सही है, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, हाँ थैंक यू। ओके। इसमें ये ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन है ये n/2 करके, हाँ सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू एंड इट नाउ। ओके सर।